स्वागत है बच्चों आपके अपने E2E क्लासेस में। मैं आपका फिजिक्स गुरु अमित सर फिर से स्वागत करता हूं। आज कुछ टॉपिक से हटकर आज हम लोग बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड बोर्ड के 12th के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए, यानी ऐसे क्वेश्चंस जो कि 5 मार्क्स में आते हैं। आज हमारा जो मेन फोकस है वो किसके लिए रहेगा? 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए। तो हम लोग आज बात करेंगे किस तरह से हमारा मेन फोकस 4 पॉइंट्स पे रहेगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं हमारा मेन जो फोकस रहेगा कौन कौन से 4 पॉइंट पे रहेगा। तो पहला जो रहेगा वो रहेगा गेनिंग ऑफ मार्क्स। गेनिंग ऑफ मार्क्स, हम लोग किस तरह से मार्क्स को गेन कर सकते हैं। दूसरा नंबर पे रहेगा इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट ऑफ मार्क्स, इम्प्रूवमेंट ऑफ मार्क्स। फोर्थ पॉइंट रहेगा व्हाट टू राइट, व्हाट टू राइट, मतलब हम लोगों को लिखना क्या है। सॉरी, थर्ड पॉइंट होगा ये। एंड फोर्थ पॉइंट इज हाउ टू राइट, हाउ टू राइट। कहने का मतलब ये है बच्चों कि जब हम एग्जाम देने जाएंगे तो अभी का सिचुएशन ऐसा है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें डर लग रहा है कि सर हम मार्क्स कैसे लाएं। ठीक है, तो उनके लिए पहला पॉइंट यानी गेनिंग ऑफ मार्क्स। लेकिन कुछ बच्चों की तैयारी लगभग कंप्लीट है, तो वैसे बच्चों को अब टॉपर्स बनना है। तो टॉपर्स बनने के लिए हमें मार्क्स को इंप्रूव करना है। उसी चीज को हम कैसे लिखेंगे कि इंप्रूवमेंट होगा, यानी इंप्रूवमेंट ऑफ मार्क्स। थर्ड पॉइंट में हम बताएंगे आपको व्हाट टू राइट, यानी कि आपको लिखना क्या क्या है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता होने के बावजूद हम सही चीज लिख नहीं पाते हैं, बाद में अफसोस होता है अरे ये तो मुझे पता था। उसके बाद फोर्थ पॉइंट पे बात करेंगे हाउ टू राइट, यानी लिखना कैसे है, क्या लिखना है एंड कैसे लिखना है। तो उससे पहले जैसा कि हमने बोला कि 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो आप लोगों को दिख रहा होगा इस तरफ 15 का 13 चैप्टर्स है। पहले हम लोग के ज़्यादा चैप्टर्स थे, इस बार सिलेबस में बहुत सारा रिड्यूस हो चुका है। तो हम लोग आज उस पर बात करेंगे जहाँ से हम लोग के पास 5 मार्क्स में आने वाला है। तो देखिए जो आपको हाईलाइट किया हुआ दिख रहा है ये सारे वो चैप्टर्स है जहां पर आपके एग्जाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे और 100% यहीं से आएगा। कोई आपको निश्चिंत रहिए, आप सोचने वाला बात है ही नहीं। पहला कौन सा चैप्टर है? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। फोर्थ वन इज करंट, थर्ड वन इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। उसके बाद ये 2 चैप्टर्स जो है यहाँ से क्वेश्चन तो काफी आएंगे बट आपके 5 मार्क्स में नहीं आते हैं। 5 मार्क्स के लिए फिर कहाँ आना है हमको? अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। फिर उसके बाद हम कहाँ चले जाएंगे? रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर। और उसके बाद हम बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स का। ये जो आपको 4, 5, 6, 7 टोटल 7 चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि आपको मार्क्स गेन करवा सकते हैं। किसमें? 5 मार्क्स में। 5 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे आपको पता है? और अटेम्प्ट कितने करने हैं? वहां पर आपके पास आएंगे 6 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कितना करना है? इसमें ओनली 4 क्वेश्चंस। तो आज 4 क्वेश्चंस यानी कि 4 × 5 दैट मीन्स 20 मार्क्स आज आप यहां से लेकर के जाने वाले हैं। 20 मार्क्स। तो किस तरह आपको मिलेगा 20 मार्क्स? तो इसके लिए आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा। पेशेंस के साथ बने रहिएगा और आगे देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन चलने वाला है। और अगर आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो इसी तरह से अगर आप कमेंट में लिखिएगा तो हम आपका 3 मार्क्स के लिए भी इसी तरह से वीडियो बना देंगे। तो कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आता है तो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग पहले चैप्टर पे आते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। चलिए ध्यान दीजिए। तो पहला क्वेश्चन जो आ रहा है आपके 5 मार्क्स के लिए इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट गॉसेस लॉ, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल एट ए पॉइंट। इसमें 2 कंडीशन पूछा जा रहा है, आउटसाइड द सेल एंड इनसाइड द सेल। अगर आप पढ़ लिए, मान के हम चल रहे हैं कि आप लोगों को पता है, हम आपको आज यहाँ नोट्स नहीं देने वाले हैं क्योंकि नोट्स देने का मतलब है कि अगर हम नोट्स आपको देने आएंगे तो आप पहले से कुछ पढ़ चुके हैं, कहीं ना कहीं आप पढ़े हैं। तो अगर मेरा नोट्स देखिएगा, आप पहले भी नोट्स पढ़ चुके हैं तो मिसमैच हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगा, सब भूल जाइएगा। तो आपको पता है क्या लिखना है, हम उसको बताएंगे कि एक्सप्रेस कैसे करना है। वही बात सजाना है हम लोगों को कैसे। तो बात को समझिए। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? स्टेट गॉसेस लॉ। तो आपको सबसे पहले हेडिंग क्या देना होगा जब आंसर लिखिएगा? तो आप सबसे पहले लिखिएगा गॉसेस लॉ। ठीक है, कोशिश कीजिएगा आप लोग, कोशिश क्या, आप लोग को 2 कलर का पेन यूज करना ही है।
ब्लैक एंड ब्लू, हेडिंग दीजिएगा इस तरह से ब्लैक से और बाकी उसके बाद ब्लू। उसके बाद आप यहाँ से स्टेटमेंट अपना चालू कीजिएगा। स्टेटमेंट चालू करने के बाद आप बीच में मान लेते हैं हम कहीं पे आप लिख रहे हैं चार्जेस इनक्लोज्ड, ठीक है, इनक्लोज्ड, अगर आपको याद होगा तो ये वर्ड आता है उस जगह पे। तो अब गॉसेस लॉ का जो मेन पॉइंट है वो ये है, तो आप क्या कीजिएगा जब कंप्लीट हो जाएगा आंसर तो इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, किससे, ब्लैक पेन से। किससे कर दीजिएगा, ब्लैक पेन से। बोलिए बात समझ में आ रहा है। जैसे ही आपका स्टेटमेंट हो गया, क्वेश्चन क्या था, गॉसेस लॉ का स्टेट करना है, स्टेटमेंट लिखना था, लिख देंगे अकॉर्डिंग टू गॉसेस दिस दिस दिस। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको लिखना है दैट इज, क्या होगा उसके बाद, तो उसके बाद आपको लिखना है फॉर्मूला। बात समझ में आया। जैसे ही फॉर्मूला लिख दीजिएगा तो फॉर्मूला को लिखने के बाद बॉक्स में बंद कीजिएगा। बॉक्स में बंद करना बहुत जरूरी है, ठीक है, ध्यान दीजिए। ये क्या करना है आपको, इस तरह से बॉक्स में बंद करना। फिर बॉक्स में बंद कीजिएगा तो आप ब्लैक पेन से जो भी चीजों को आपको दिखाना है, मतलब एग्जामिनर जब कॉपी आपका जब चेक करेंगे ना तो वहां पर आप बैठे नहीं रहिएगा, लेकिन एग्जामिनर को लगना चाहिए कि वो आप उसको दिखा रहे हैं कि आप सर इसको चेक कीजिए, आपको ये देखना है। तो वो कैसे करना है तो उसी पर हम लोग को ध्यान देना है। इसको किससे करेंगे, ब्लैक पेन से। उसके बाद जो मेन चीज है, बच्चे जो मिस कर जाते हैं, उसके बाद लिखना आपको वेयर। उसके बाद वहां पर क्या है, जैसे मान लीजिए फाई लेते हैं आप लोग, तो फाई के बारे में आपको पता है क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आपको नीचे लिखना होगा कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। उसके बाद मान लीजिए क्यू है तो उसके बाद क्यू चार्ज है। उसके बाद अगर एप्सिलॉन नॉट हो रहा है तो एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं। तो ये सारा पॉइंट को आपको लिखना है। उसके बाद ये हो गया मेरा पहला, ठीक है, ये आपके एग्जाम में आएगा 2 मार्क्स का, और फिर ये इधर आएगा 3 मार्क्स का। मतलब ये आपका रहेगा कितना, 2 + 3 यानी कि 5 मार्क्स में। अब इसके बाद क्या करना है आपको, तो फाइंड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। इसके बाद जैसे ही हम इसके अप्रूव में आएंगे, ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब आपको क्या करना है। ये चीज बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर हम पहले स्टेटमेंट लिखे कि पहले फिगर बनाए। तो सबसे पहले आपको फिगर बनाना है, स्फेरिकल सेल बना लीजिएगा, चार्ज ले लीजिएगा, जो भी आपको लेना है, जो भी आपका डायग्राम है। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, उसके बाद आपको स्टेटमेंट लिखना है। क्या लिखना है, तो लेट अस कंसीडर, जो भी आप लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ 2 कंडीशन पूछा गया है। पहला नंबर आपके पास क्या है, आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल। अब फिर इसको आप क्या कीजिएगा, ब्लैक पेन से। बात समझ में आया। जो भी आपका मेन पॉइंट है उसको ब्लैक पेन से आपको अंडरलाइन करना है, इसको दिखाना है आपको। उसके बाद फिर क्या कीजिएगा, आउटसाइड द सेल के लिए फिर से आप एक बार डायग्राम बनाइएगा, क्योंकि आपको मार्क्स गेन करना है। सभी बच्चे अगर वही करते रहेंगे तो आपको क्यों टीचर नंबर एक्स्ट्रा देंगे। 5 में 5 चाहिए ना जी, तो 5 में 5 लाने के लिए आपको कुछ तो मेहनत करना होगा। तब फिर आप यहाँ पे गॉसियन सरफेस बना लीजिएगा बाहर से। बात समझ में आया। एक अलग से डायग्राम बनाना है आपको। फिर उसके बाद यहाँ पर जो स्टेटमेंट है उसको लिखना है, फिर यूजिंग गॉसेस लॉ, और फिर लास्ट में फाइनल आ जाएगा जो भी आपको, उसको क्या करना है, बॉक्स में बंद कर देना है। बोले बात समझ आया। फिर उसके बाद सेम हो जाएगा इसी के जैसा, आपको क्या करना है, इनसाइड का केस। फिर इनसाइड का केस भी कीजिएगा सेकंड नंबर पे, इनसाइड का केस। फिर आप एक अलग डायग्राम बनाइएगा, उसके लिए फिर अलग डायग्राम, उसमें फिर एक अलग से आपको दिखाना है कि हाँ हम गॉसियन सरफेस यहाँ बना रहे हैं। और उसके बाद अगर आपको पता है कि इसमें ग्राफ होता है, जैसा कि आपको पता है कि ग्राफ होता है, तो अगर ग्राफ बनाना है तो फिर एक छोटा सा सुंदर सा स्टार टैग देके आप लिख दीजिएगा ग्राफ ब्लैक पेन से, और फिर उसके बाद आप ग्राफ को रिप्रेजेंट कर दीजिएगा जो भी आपका ग्राफ होता है। बोलिए बात समझ में आया, क्लियर है। तो इसमें आपको 5 में 5 पूरी तरह से मिलेगा, कोई टीचर इसमें नंबर नहीं काट सकते हैं। बोले क्लियर हुआ। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट है मेरे पास इसी चैप्टर का एक और टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल, और उसके बाद फाइंड टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल विच इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्वेश्चन भी आप देखे होंगे। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, फिर से वही चीज, डेफिनेशन पूछा गया है, तो सबसे पहले आपको लिखना है इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करते हैं आप, तो कम से कम 2 लाइन का गैप कर दीजिएगा, कम से कम 2। क्योंकि होता क्या है कि एक लाइन के गैप में कभी कभी हम लोगों को देखने में, यानी जब टीचर्स कॉपी चेक करेंगे तो उनको लगता है कि ये उसी क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है, आपसे मिस भी हो जाता है कभी कभी क्वेश्चन नंबर देना। तो ये सब प्रॉब्लम ना हो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, जैसे ही आपका एक आंसर कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ,
क्वेश्चन नंबर 2 में जाइएगा तो 2 लाइन का आपको स्पेस देना है, कम से कम 2 लाइन का स्पेस, ऐसा भी नहीं है कि 10 लाइन का मत दे दीजिएगा, 2 काफ़ी है। एक अच्छा जो गैपिंग होता है वो 2 लाइन माना जाता है अगले आंसर के लिए। लेकिन जैसे अभी हम क्या बोले कि इलेक्ट्रिक डाइपोल करना है, तो अब इलेक्ट्रिक डाइपोल पे हम आते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल का फिर आप क्या कीजिएगा, फिर से आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिख देना है जो भी आपको पता है, लिखने के दौरान याद रखिएगा। और जैसे स्टेटमेंट लिखे यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा आप लिखना, उसके बाद अगला लाइन जो लिखिएगा आप, अगला लाइन जो भी लिखेंगे फिर यहीं से स्टार्ट कीजिए आप। उसके बाद जो तीसरा लाइन होगा वो यहाँ पे आता है, ये नियम समझ लीजिए। अगर ये नियम से आप कीजिएगा तो आपका नंबर कहीं नहीं कटेगा बच्चा, ध्यान रखना है आप लोगों को। क्या बोले हम, पहला यहाँ से स्टार्ट कीजिए, सेकंड लाइन जो होगा वो इसी के नीचे, उसके बाद थर्ड यहाँ से। तो कॉपी का आपका फेयरनेस रहेगा, फेयरनेस बहुत जरूरी है, जो साफ दिखता है वहीं पर नंबर मिलता है, तो साफ दिखाइए कॉपी को और नंबर पाइए। चलिए, बड़ा अच्छा कोटेशन हो गया जी। चलिए, उसके बाद आपको फिर यहाँ पे क्या करना है, फिर से वही फॉर्मूला। तो P इज इक्वल्स टू, जो भी आपको पता है फॉर्मूला हम लिखना चाहेंगे तो लिख ही लेते हैं, चलिए आपको भी ऐसे मालूम ही है। तो P इज इक्वल्स टू Q इंटू 12। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर यहाँ पे वही चीज़ लिखना है, वेयर P इज इक्वल्स टू दिस, Q इज इक्वल्स टू दिस एंड 12 इज इक्वल्स टू दिस। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर फाइंड टॉर्क है, तो उसके बाद आपको लिखना है फिर एक्सप्रेशन या डेरिवेशन, जो भी आप लिखिए एक्सप्रेशन। उसके बाद फिर आपको क्या करना है एक्सप्रेशन में, तो काम चालू कीजिए। तो उसके बाद फिर आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे फिगर बनाइए, स्टेटमेंट लिखना चालू कीजिए। फिगर बनाने में आपको ध्यान देना है कि कोई भी जो आप फिगर ड्रॉ करते हैं, किसी भी फिगर को आप ड्रॉ कीजिएगा तो फिगर कम से कम आपका 1/3 पेज में होना चाहिए। मतलब कि अगर ये मेरे पास एक सीट है तो इसका 1/3 कितना होगा, इतना होगा। तो इतना में आपको क्या करना है, फिगर करना है। फिगर आपका अगर अच्छा दिखेगा तो मार्क्स गेन होता है, मार्क्स आपका गेन नहीं होगा, इंप्रूव होगा। गेन तो सब कर ही रहे हैं, इंप्रूव करना है हम लोग को। इंप्रूव करने के लिए ध्यान रखिएगा, कॉपी के 1/3 सीट के 1/3 पेज में 1/3 में क्या आपको करना है, डायग्राम या फिगर जो भी आपका रहेगा उसको ड्रॉ करना है। क्लियर है। अब चलिए, हम एक्सप्रेशन कर दिए, फिगर हो गया। उसके बाद फिर वही बात है, फिर आपको लिखना है, फिर इसके बाद इसका डायग्राम करके फाइनल एक्सप्रेशन करके, फाइनल एक्सप्रेशन को हमेशा हम लोग कर देंगे इसमें, जो भी आपका फाइनल रहेगा, फाइनल एक्सप्रेशन जो रहेगा, फाइनल एक्सप्रेशन को आपको क्या करना है, बॉक्स में बंद कर देना है। बोले बात समझ में आया। उसके बाद अगर इन केस, जैसे इसमें कभी कभी पूछ लिया जाता है इसी का केस, मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशन, मैक्सिमम और मिनिमम, कि मैक्सिमम टॉर्क कितना फाइंड होगा या मिनिमम टॉर्क कितना फाइंड होगा। तो उसके बाद फिर आपको स्टार टैग दे दीजिएगा और फिर अपना लिखना चालू कर दीजिएगा। बोलिए बात समझ में आया, कोई दिक्कत। चले नेक्स्ट टॉपिक पे, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा सेकंड चैप्टर से है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। उसमें एक क्वेश्चन क्या है, बहुत ही ज़्यादा चांस है इस क्वेश्चन का आने का, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपको पता है जब भी डेफिनेशन होगा तो डेफिनेशन में आपको फिर से वही करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लिखना है आपको। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, स्टेटमेंट लिखना चालू कीजिएगा। ठीक है, जैसे ही आप चालू कीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखना चालू कर रहे हैं। उसके बाद अगले लाइन में फिर यहाँ से चालू कीजिएगा, फिर तीसरा लाइन आपको यहाँ से आ जाना है। बोलिए बात समझ में आया। उसके बाद फिर आपको क्या लिखना है, दैट इज, जो भी आपका फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को लिखिए। उसके बाद फिर आपको क्या लिखना है, वेयर, यहाँ पे लिख दे रहे हैं फॉर्मूला। उसके बाद वेयर, मान लीजिए मेरे पास ए कोई क्वांटिटी था तो वो क्या था, कोई बी क्वांटिटी था तो वो क्या था। इसी केस में अगर कभी कभी आ जाता है, इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बट चूंकि हमारे हिसाब से, हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से, हमारे ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से ये क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको जो लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन पहले से उसी पे, क्योंकि काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैंने जितना भी क्वेश्चन दिया है काफ़ी रिसर्च के बाद दिया, तो ज़्यादा चांसेस नहीं है। बट फिर भी अगर इनकेस आ भी जाता है, चूंकि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ही एक पार्ट है, इसीलिए इसको हम अलग से नहीं कर रहे हैं, उसी की वजह से होगा। तो फिर इसके बाद आपको प्रूव करना होगा कौन सा फॉर्मूला, तो V इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/R, ये वाला फॉर्मूला को आपको डिराइव करना होगा। उसके बाद फिर आप यहाँ पे जाइएगा प्रूफ डैट, जहां भी प्रूफ डैट है तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रूव, ठीक है। और जहां पर फाइंड एक्सप्रेशन रहेगा तो आपको वहां लिखना है एक्सप्रेशन, ठीक है। जैसे ये हम किए तो उसके बाद फिर वही आपको, पहले आप डायग्राम बनाइएगा, उसके बाद डायग्राम के बाद स्टेटमेंट लिखना चालू कीजिए। फाइनल फार्मूला जैसे ही आएगा तो फिर उसको आप लोग को बॉक्स में बंद कर देना है, जो भी मेरे पास फाइनल फार्मूला आ रहा है।
और अगर ग्राफ है तो उसके बाद छोटा सा स्टार टैग दीजिए और ग्राफ बना दीजिए। बार बार बोल रहे हैं 2 पेन का यूज कीजिए, ब्लू पेन और ब्लैक पेन। ब्लैक पेन से सारा हाईलाइटेड चीज को आपको दिखाना है, बिना वहां बैठे आपको टीचर को समझाना है कि हाँ हम है सर आपके पास, और हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आप इस चीज को देखिए। बोलिए क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है मेरे पास पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का ही एक और क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैपेसिटेंस का। सबसे पहले कैपेसिटेंस को आपको डिफाइन करना है, हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको प्रूव करना है। तो आपको पता है कैपेसिटेंस को डिफाइन करने के लिए, अगर आप लोग को पढ़े होंगे बढ़िया से तो ध्यान दीजिए, कैपेसिटेंस को डिफाइन करने के लिए पहले एक फॉर्मूला का यूज करते हैं, Q = CV। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं हम। जब भी किसी यूनिट को डिफाइन करना है, किसी क्वांटिटी को डिफाइन करना है जिसमें आप लोग यूनिटरी मान करके आगे काम करते हैं, जैसे 1 कूलम है, इसमें जनरली आता है इस क्वेश्चन में डिफाइन 1 कैपेसिटेंस। तो अगर कभी भी ऐसे आता है तो आप लोग क्या कीजिएगा, पहले फॉर्मूला लिखिएगा, उसके बाद अगर आपको याद होगा, पढ़ लिए होंगे, तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं क्या, C को 1 करना है तो Q = लेंगे 1 कूलम, V = पुट करेंगे 1 वोल्ट, तो देन मेरे पास आ जाएगा C = 1 फराड। इस तरह से जो भी आपको काम करना है, इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, पहले न्यूमेरिकल काम कीजिए, उसके बाद स्टेटमेंट पर आइए। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टेटमेंट पे आना है। क्योंकि बुक्स में अगर आप देखिएगा या किसी भी गेस्ट पेपर में देखिए, मॉडल सेट में देखिए, तो पहले आपको क्या किया जाता है, पहले स्टेटमेंट रहता है, देन आपके पास यहाँ एक्सप्रेशन किया रहता है। ये काम गलत होता है, क्योंकि आप रट्टा नहीं मार रहे हैं। ये इसका मतलब है आप रट्टा मार रहे हैं तब इसको आ रहे, नहीं, हम फॉर्मूला जानते हैं सर Q = CV, उस चीज से हम यहाँ आ रहे हैं, उसके बाद हम स्टेटमेंट पे आएंगे। बोलिए क्लियर है? उसके बाद जैसे ही आपका स्टेटमेंट हो रहा है कंप्लीट, उसके बाद प्रूफ है, फिर आपको वही काम करना है, यहाँ पर लिखना है प्रूफ। तो प्रूफ क्या है करना है भाई, तो C = F∣V। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, पहले डायग्राम बनाना है, क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का है, तो आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना लीजिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो भी आपको अर्थिंग करना है, सोर्स देना है, जो भी करना है आपको, वो अपना काम कर लीजिएगा। डेरिवेशन आपको पता है, डेरिवेशन हमको बताने का जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या कीजिएगा, तो फिर स्टेटमेंट जरूर लिखिए। कोई भी डेरिवेशन है, कोई भी एक्सप्रेशन है, स्टेटमेंट जरूर। जो स्टेटमेंट होता है ना, वो सुंदरता को बढ़ाता है, कॉपी की फेयरनेस को और बढ़ाता है, बस में, और इक्वल स्पेस दे करके लिखना है आपको। फिर वही बात बोलेंगे, जो स्टेटमेंट में भी इंपॉर्टेंट आपको वर्ड दिख रहा है, की वर्ड जिसको बोलते हैं, फिर उसको अंडरलाइन कर दिए। लेकिन अंडरलाइन कब कीजिएगा पता है, पहले आप अपना पेपर कंप्लीट कीजिए। 3 घंटे के पेपर में मैक्सिमम फिजिक्स में लगेगा आपको 2.5 घंटा मैक्सिमम, अगर आप बढ़िया से पढ़ के गए हैं तो। अगर आप इधर उधर नहीं ताक झाक करते हैं, अगर आप बढ़िया से पढ़ रहे हैं, आपको इंतजार नहीं करना पड़ा कि सर हमको सोचना है, ऐसा कुछ नहीं करना। अगर आपको टू दी पॉइंट याद है, 2 घंटा भी काफ़ी है। MCQ जो 25 है, 25 में से आपका 20 तो एकदम इजीली बन जाएगा। 5 क्वेश्चन हो सकता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको सोचना पड़े, बस में। तो इसलिए आपको कोशिश करना है कि लास्ट का टाइम आपके पास बचेगा, उसमें आपको मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करते जाना है ब्लैक पेन से। क्लियर है? चलिए, फिर इसको आप जब लास्ट कीजिएगा तो इसको प्रूव कर देना है, जो कि आपके पास आ जाएगा C = AF∣0/D। और जैसे ही इसको प्रूव कीजिएगा, फिर इसको बॉक्स में जरूर बंद कीजिएगा। बॉक्स में बंद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलिए क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट किरचॉफ्स लॉ यूजिंग किरचॉफ्स लॉ फाइंड बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। जानते हैं आप ये बढ़िया से, इसके बारे में हम पहले, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, फिर किरचॉफ्स लॉ। तो फिर से आपको यहाँ क्या करना है, किरचॉफ्स लॉ रूल जो भी है, ठीक है। अब इसमें अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इसमें 2 रूल होता है, तो आपको फिर लिखना है फर्स्ट नंबर में किरचॉफ्स करंट रूल, ठीक है, या फिर जंक्शन रूल, या जो भी आएगा आपके पॉइंट, अगर पॉइंट रूल आता है तो पॉइंट रूल, जो भी आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसी के हिसाब से 10 को लिखने का जरूरत नहीं है नाम। अगर यहाँ पे मान लीजिए किरचॉफ्स रूल की जगह आगे किरचॉफ्स वोल्टेज रूल, तो वोल्टेज रूल, पॉइंट रूल आया तो पॉइंट रूल, जंक्शन रूल, बात आपको पता होगा, अगर आप पढ़े होंगे तो ये सब एक ही 2 चीज़ का नाम है। वही 2 लॉ जो है ना, उसी में से हम लोग इधर उधर नाम चेंज कर रहे हैं। अब बात को ध्यान दीजिएगा, जैसे ही ये कंप्लीट होता है, उसके बाद आपको क्या लिखना है, यूजिंग किरचॉफ्स। हाँ, इसमें ध्यान रखना है आपको, फिर क्या है, जैसे करंट रूल लिखे तो फिर इसका एक्सप्रेशन जो भी है आपका समेशन ऑफ डेल्टा = 0। जैसे ही इसको लिखेगा, फिर बॉक्स में बंद कीजिएगा, उसके बाद फिर लिखेगा वेयर डेल्टा = चेंज इन करंट। हो गया, कोई दिक्कत? उसके बाद फिर वही करना है आपको 2 नंबर में, फिर वोल्टेज रूल करना है, तो वोल्टेज रूल लिखिए, वोल्टेज रूल, और फिर यहाँ पे वही करना है आपको समेशन ऑफ डेल्टा V = 0।
और फिर डेल्टा भी क्या है यहाँ पे, ये इसको आप लिख दीजिए। उसके बाद आते हैं यहाँ पे, जैसे ही इस जगह पर आइएगा तो सबसे पहले यहाँ क्या करना है, एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन हेडिंग दे दीजिए, ठीक है, ब्लैक पेन से, ठीक है। जब ये खत्म हो रहा है इसमें आइएगा तो आपको एक लाइन का स्पेस देना है, 2 लाइन नहीं, एक लाइन का स्पेस, क्योंकि अभी उसी क्वेश्चन का पार्ट है ये। अब जैसे ये किए तो अब यहाँ पे देखिए आपको इस क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसमें कैसे डील करना है, बैलेंस कंडीशन ऑफ वेट स्टोन ब्रिज। एक्सप्रेशन जैसी आए तो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है, फॉर बैलेंस कंडीशन हमको पता है कि P/Q इज इक्वल्स टू R/S होता है, व्हेन जब Ij इज इक्वल्स टू 0 होता है, तो ये चीज़ आपको लिख लेना है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज बना देना है आपको डायग्राम में, स्टेटमेंट लिख देना है और फिर उसको लास्ट में प्रूव कर देना है। बोलिए बात समझ में आया? ये स्टेटमेंट पहले लिखिएगा तब ये कीजिएगा अगर ये क्वेश्चन आता है तो। जहाँ तक मेरा चांसेस है कि दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा ही पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से। बोलिए कोई दिक्कत? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड एक्सप्रेशन। अब देखिए हम किस में आ गए, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। मेरे हिसाब से अगर हम क्वेश्चन सेटर होंगे तो हमको चांस है, मेरे हिसाब से इसी क्वेश्चन को हमको देना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन सेटर के पास क्या होता है, सिलेबस जब होता है तो आप अगर सिलेबस देखिएगा, जो नया सिलेबस आया है वही पीला कलर वाला सिलेबस जो झारखंड सरकार की तरफ से आया है, उसमें आप क्या देखिएगा कि इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को हाईलाइट करके एकदम पैराग्राफ के बाद जस्ट दिख रहा है। तो जब क्वेश्चन सेटर के पास सिलेबस होता है तो वो क्वेश्चन जैसे ही सिलेबस दिखेगा तो पहला नजर जाएगा इसी टॉपिक पर, अरे मैग्नेटिज्म में ये टॉपिक भी है, चलिए इसी से क्वेश्चन बना देते हैं, चूंकि ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। फाइंड एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग लूप इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो आप इसको क्या कीजिएगा, इस तरह से स्टार्ट कीजिएगा। जैसे क्वेश्चन मान लीजिए 5 है तो क्वेश्चन नंबर 5 लिखे, उसके बाद आपको हेडिंग देना है, क्या देना है, एक्सप्रेशन, मतलब फाइंड को हटा देना है आपको और फिर इसको यहाँ से यहाँ तक हेडिंग दे देना है। उसके बाद फिर आप डायग्राम बनाइएगा, ठीक है। डायग्राम आप बना लीजिएगा, जो भी आपका डायग्राम है, ठीक है, ठीक है। इस तरह डायग्राम बना करके उसके बाद आपको क्या करना है, फिर स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बार बार बोल रहे, स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा। उसके बाद आपका जो भी केस है, इसमें अगर आपको पता होगा 4 इक्वेशन होता है। इक्वेशन को कभी भी कोशिश कीजिएगा कि जैसे मान लीजिए आप स्टेटमेंट लिख रहे हैं, ठीक है, आप फॉर्मूला जब लिखते हैं तो फॉर्मूला कोशिश कीजिएगा इसके साथ नहीं लिखने का। मान लीजिए स्टेटमेंट लिखे, हमको लिखना है फॉर्मूला F = QE, तो F = QE ये लिखे ना, इस जगह से ऐसे नहीं लिखना है। आपको कैसे लिखना है, बात को ध्यान दीजिएगा। आपको इससे थोड़ा सा इधर जाना है और आपको लिखना है F = Q × E। और जब इसका इक्वेशन देंगे तो इक्वेशन नंबर 1 ऐसे करेंगे कि ये जो लास्ट लाइन जा रहा है यहाँ तक आपको दिखना चाहिए, मतलब इक्वेशन हमको दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर ऐसे हम किए और ऐसे करने के बाद हम छोटा सा ऐसे इक्वेशन नंबर 1 लिख दिए। अब खुद सोचिए ये अच्छा लग रहा है या फिर F = Q × E ये अच्छा लग रहा है। ऑब्वियस है ये अच्छा लगेगा, क्योंकि ये हमको दूर से दिख रहा है कि हाँ इक्वेशन नंबर 1 है, ये तो इसी में लग रहा था घुस गया है ज़बरदस्ती। बात समझ में आया, क्लियर है? चलिए इसके बाद जैसे आपका फिर फाइनल फार्मूला आएगा, फिर से आपको क्या करना है, बॉक्स में बंद कर देना है। बोलिए कोई दिक्कत? ध्यान रखना है अगर ये क्वेश्चन आता है तो जब आप लोग पढ़े होंगे तो इसमें आता है, पहले प्रूव होता है टॉ = BINA cos थीटा, या हो सकता है थीटा की जगह अगर आप लोग कुछ और पढ़ रहे होंगे तो कुछ और भी होगा। मतलब यहाँ जो भी आता है इसके बाद अगला ये खत्म नहीं करना है आपको। टॉर्क तो यहाँ भी आ गया तो बोलोगे सर टॉर्क तो निकाल लिए हम, ये नहीं, ये फाइनल एक्सप्रेशन नहीं है। फाइनल एक्सप्रेशन इसके बाद आता है जिसमें हम टॉ = बढ़ते हैं BM sin अल्फा या फाई, जो भी बोलिए, sin अल्फा ले रहे हैं अगर, तो फिर यहाँ पे वेक्टर लगेगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन ये है, आपको यहाँ तक काम को करना है। बोलिए क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी का एक और क्वेश्चन है, प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अभी जो हम लोग पढ़े ना टॉर्क वाला जो क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड ये भी है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो नहीं आता है तो चूंकि ये स्पेशल है, ये हाईलाइटेड टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो हो सकता है ये क्वेश्चन में आ जाए। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको, पहले आपको लिखना है कि प्रिंसिपल, इससे पहले इसको ऐसे नहीं लिखना है, हम लोग ऐसे इसको करेंगे। प्रिंसिपल से पहले इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, बात को समझिए। इसको हम लोग करेंगे पहले इंट्रोडक्शन। अगर कोई भी ऐसा डिवाइस आता है जिसमें आपको पता है सब चीज़, तो उसको ऐसे ही कीजिए, इंट्रोडक्शन कीजिए। उसके बाद आप क्या लिखिएगा, प्रिंसिपल। देखिए हर बार क्या होता है ना कि क्वेश्चन में जो चीज़ पूछा गया है केवल वही चीज़ लिख करके नहीं छोड़ना होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए हम बोलेंगे हमको भूख लगा है, आप हमको दाल भात खिलाइए, तो कल दाल भात खिलाइएगा जी,
दाल भात का सब्जी दीजिएगा। अगर हो सकता है हम किसी आप लोग के घर जाएंगे तो हो सकता है अचार पापड़ सलादो मिल जाएगा फ्री में, हम मांगे तो नहीं थे। इसका मतलब ये है कि उसको अच्छा बनाने के लिए, टेस्ट लाने के लिए हमको सलाद पापड़ दे रहे हैं। उसी तरीका से इसको अच्छा बनाने के लिए इंट्रोडक्शन भी लिखना है क्वेश्चन में, जबकि प्रिंसिपल एंड वर्किंग ही आता है, आया हुआ है पहले प्रिंसिपल वर्किंग ही आएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको खाली यही 2 लिख के छोड़ देना है। बोलेगा हम खुश हो गए सर हम तो लिख दिए थे, नंबर कम आएगा। बोलेगा सर हम लिखे थे फिर भी नंबर कम आया। नहीं, आपको पूरा करना है। कैसे? इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, देन वर्किंग, उसके बाद थ्योरी, ठीक है, फिर फाइनल फॉर्मूला जो भी आपका आ जाएगा। फाइनल फॉर्मूला अगर आप पढ़े होंगे तो इसी के बाद इसी में ऐड हो जाता है प्लस करंट सेंसिटिविटी। ये आपको अलग से नहीं पूछा जाता है, हम क्वेश्चन आपको वहीं दे रहे जो आपके एग्जाम में आता है। और वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है, ज़्यादा चांसेस है कि लिख दिया जाएगा। अगर नहीं भी लिखा जाए तो आप लोग कोशिश कीजिएगा इसको कर देने का, ठीक है। लेकिन मेन आपका फोकस किस पर रहेगा? इस पर रहेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आएगा ही। अगर ये 5 मार्क्स का आता है तो इसमें क्या कर देता है, इसमें 4 मार्क्स हो जाता है और इसमें से कोई एक क्वेश्चन मिल जाता है आपको 1 मार्क्स का, तो 4 + 1 हो जाता है, यानी कि 5 हो जाता है। तो जैसे ही ये हो जाएगा तो फिर आपको जैसे ही जो भी एक्स्ट्रा ऐड किया जा रहा है आप उसको स्टार टैग दे दीजिए। और उसके बाद जैसे करंट सेंसिटिविटी है तो करंट सेंसिटिविटी लिख दीजिए, और फिर जो भी है उसके बाद फिर फाइनल एक्सप्रेशन, और फिर नीचे लिख दीजिएगा वेयर जो भी आप जानते हैं IS बराबर जो करंट सेंसिटिविटी होता है, G गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट होता है, जो भी होता है उसको खत्म कर देना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है मेरे पास मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का ही बड़ा शानदार क्वेश्चन है ये भी। स्टेट एम्पियर सर्किटल लॉ एंड प्रूव इट। इसमें क्या होता है, ये कभी कभी आ जाता है 3 मार्क्स का, और ये वाला क्वेश्चन इसके बाद जो है वो आता है 2 मार्क्स का। 3 मार्क्स में क्यों आ रहा है? क्योंकि एम्पियर सर्किटल लॉ स्टेटमेंट भी है और प्रूफ भी है। लेकिन इसके बाद एक इसमें क्वेश्चन दिया गया है, यूजिंग दिस फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट सॉलिनॉइड। तो इसमें क्वेश्चन कभी कभी 2 मार्क्स में भी आ जाता है। अगर आप क्वेश्चन बैंक देखे होंगे, अगर आप उसको स्टडी किए होंगे, तो पहले टॉरॉयड भी आ जाता था एक ही साथ, मतलब सॉलिनॉइड भी है, टॉरॉयड भी है और ACL भी है, तीनों आ गया। लेकिन चूंकि लास्ट ईयर टॉरॉयड आ चुका है तो हमारा फोकस उस पर नहीं रहेगा, हमारा फोकस किस पर रहेगा? सॉलिनॉइड पर रहेगा। क्लियर है? तो इसमें क्या करना है आपको, स्टेटमेंट आया है तो आपको लिखना है पहले एम्पियर सर्किटल लॉ लिख लीजिएगा, स्टेटमेंट लिखिएगा, फिर उसके बाद फॉर्मूला लिखिएगा। जैसे यहाँ पे फॉर्मूला, फिर फॉर्मूला को क्या करना है हम लोग को बॉक्स में बंद करना है। उसके बाद फिर वेयर, ये जरूर लिखिए, कोई भी क्वांटिटी आ रहा है, कोई भी एक्सप्रेशन आ रहा है, उसमें आपको लिखना है कि ए क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली बी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग वो जानेंगे। अब देखिए, अब इसके क्वेश्चन के दूसरे वाले पार्ट में आते हैं। अब इसका क्या बोला गया है? प्रूव करना है। स्टेटमेंट हो गया प्रूफ, तो अब इसको प्रूफ करना। इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में आपको 3 चीज पूछा गया है, स्टेटमेंट, प्रूफ एंड फाइंड, मतलब एक्सप्रेशन। अब इसका प्रूफ कैसे करना है आपको पता है, सब में सेम चीज नहीं बताने का जरूरत है। अगले पे जैसे आएंगे, अब यहाँ पे क्या लिखना है आपको, फिर एक्सप्रेशन। ध्यान दीजिए, एक्सप्रेशन, बोलिए क्लियर है। फिर आपको ये पूरा एक्सप्रेशन कंप्लीट कर लेना है, और फिर जो भी फाइनल फॉर्मूला आएगा उसको बॉक्स में बंद करना है, ठीक है। इन केस अगर कोई लिखते लिखते आपका गलत हो जाता है, मान लीजिए आप ये पूरा लिखे गलत हो गया, तो गलत होने के बाद मान लीजिए पूरा डेरिवेशन गलत होता है, 1-2 लाइन गलती होता है तो ऐसे काट दिया जाता है। लेकिन अगर पूरा गलत हो गया तो आपको क्या करना है पता है, बॉक्स बनाइए और उसको ऐसे कर दीजिए। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा दिमाग लगे कॉपी गंदा हो जाए, कॉपी गंदा नहीं करना है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, देखिए मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का ही है, बायट-सावर्ट लॉ, BSL इसको हम लोग बोलते हैं। इसका डेरिवेशन, इसका प्रूफ जो है वो कुछ खास है नहीं, इसका प्रूफ आता ही नहीं है आपको, इसलिए बुद्धि लगाने का जरूरत नहीं है। सीधे इसका स्टेटमेंट पर आते हैं, BSL बोलते हैं, इसका स्टेटमेंट कीजिए आप। उसके बाद फिर वही बात है, उसका फॉर्मूला जरूर लिखिए और उसका एक्सप्रेशन वेयर क्या क्या है वहाँ पे। उसके बाद फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। करंट कैरिंग लूप में जब जैसे ही हम जाएंगे तो ये अगर बायट-सावर्ट लॉ आएगा तो 100% श्योर रहिए कि यही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये इसका मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जैसे ही इसमें करेंगे हम लोग तो फिर इसका कर लीजिए कंप्लीट। ध्यान आपको ये रखना है कि मैग्नेटिज्म का कोई भी क्वेश्चन को फाइनल, आप जैसे ही फाइनल एक्सप्रेशन लिखते हैं तो अगर उसमें डायरेक्शन का केस है तो डायरेक्शन यहाँ पर जरूर लिखिए, या तो क्रॉस या फिर डॉट, जो भी है, ठीक है, या तो क्रॉस या फिर डॉट, जो भी आपको है वहाँ पे उसको कर दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, RMS एंड एवरेज वैल्यू ऑफ AC यानी ऑल्टरनेटिंग करंट।
दोनों का दोनों आता है, 5 नंबर में आता है। अगर दोनों में से कोई एक आएगा तो आपको डेफिनेशन पूछ लिया जाएगा कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, तो वो आपको पता है अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। बट ज़्यादा चांसेस इस बार के लिए लग रहा है कि ये दोनों हो सकता है एक ही बार में आ जाए, 5 नंबर में आ जाए। अगर आता है तो क्या करना है फिर आपको, तो पहले इसका स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट कैसे लिखिएगा आप, तो पहले लिखिएगा आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। ध्यान दीजिएगा एक्सप्रेशन पूछा गया है, लेकिन सीधे एक्सप्रेशन पे नहीं जाना है आपको सीधे नहीं जाना है, आपको पहले करना है आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट के बारे में। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट ये क्या होता है, स्टेटमेंट लिखना चालू कीजिए, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट जैसे होता है फिर फॉर्मूला लिखिए, देन फिर क्या करना है आपको, एक्सप्रेशन करना है। सिमिलरली फिर इधर एवरेज वैल्यू का भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है मेरे पास एलसीआर सर्किट डिड्यूस एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर मेरे पास एलसीआर सर्किट आया है तो अगर आप पढ़े होंगे तो एलसीआर सर्किट में सीधे आते हैं उस केस में, उसमें नहीं आना। आपको क्या करना है, पहले आपको सर्किट को बनाना है। एल बना लीजिए, ठीक है, उसके बाद सी बना लीजिए, उसके बाद आर बना लीजिए। जो भी आपका काम है वो आप अपने हिसाब से कर लीजिए, यहाँ ये कर दीजिए। उसके बाद आपको स्टेटमेंट लिखना है, लेट अस कंसीडर, जो भी आपको करना है। उसके बाद आपको इसका फेजर डायग्राम बनाना है। फेजर डायग्राम आपको पता होगा, यहाँ वीएल होता है, इस जगह पर हम लोग वीसी बना लेंगे। हो सकता है इसको आप हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल कर ले, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। बस कुछ केस ऐसा ही होता है, यहाँ पे वी आर होता है, ठीक है, और यहाँ पे करंट आई होता है। उसके बाद आप लिखिएगा फ्रॉम दिस फेजर डायग्राम देयर विल बी 3 केस। इसका 3 केस होता है, 1 2 3। तब इसके बाद आपको अब आना है किस पर, कि व्हेन VL इज इक्वल्स टू VC। मैक्सिमम बच्चे गलती ये करते हैं कि सर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछा गया तो हम सीधे यहीं से स्टार्ट करेंगे, तीसरा केस या दूसरा केस या पहला केस, जो भी आप लिखिएगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट ऐसा नहीं कीजिएगा, आप पहले इसके बारे में बताइएगा ना जी क्या होता है एलसीआर सर्किट क्या है, उसके बाद आपको यहाँ आना है। उसके बाद जब आइएगा तब यहाँ पे फेजर डायग्राम आपको बनाइए, दोनों को कैंसिल आउट करके जो भी आपका काम है फाइनल ये कीजिए। अगर ये क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा आप लास्ट में क्यू फैक्टर का ग्राफ को जरूर ड्रॉ कर दीजिए, क्यू फैक्टर को छोटा सा डिफाइन कर दीजिए। बोलिए कोई दिक्कत, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब देखिए ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में ध्यान रखिएगा, ऑप्टिक्स का जो भी डायग्राम आप बनाते हैं कोशिश कीजिएगा पेंसिल से बनाने का, क्योंकि ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको बोलते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी है, ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। और ज्योमेट्री हम लोग हमेशा किससे बनाते थे बचपन में, बचपन से लेकर आज तक मैथ्स में बनाते हैं ना जी, पेंसिल से। तो पेंसिल से ही ड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान ये रखिएगा, जैसे ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को अगर आप भले बढ़िया से जानते होंगे तो इसी को हम लोग बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है इस बार ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स के लिए, ठीक है। मेरे हिसाब से तो यही क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। फिर भी अगर किस्मत खराब रहा तो और क्या आ सकता है वो हम लोग आगे बात करेंगे। देखिए इसमें जब डायग्राम आप बनाइएगा तो ध्यान दीजिए, जब आप डायग्राम बनाते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला का, तो इस तरह से बनाइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, बच्चे गलती ये करते हैं, मान लीजिए यहाँ पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ऐसे रेस गया, ठीक है। अगर आपको डेरिवेशन याद होगा तो उसके बाद यहाँ गया, ठीक है, उसके बाद ये ऐसे जाता है। बच्चे गलती ये करते हैं, यहाँ पे एक एरो देते हैं, और आपको पता होना चाहिए इमेज बनता है तो एक एरो से नहीं बनता है जी। अगर ये बन रहा है तो इधर से एक रे जा रहा है, और ये डबल, ये सिंगल तो ये डबल, पहचान होना चाहिए। इसमें भी सिंगल मत दीजिएगा, ये एरो का मतलब केवल यही नहीं है कि उधर जा रहा है, एरो का मतलब ये एक रे है और ये दूसरा रे है, बात समझ आया। और उसके बाद आप अपना काम कर दीजिएगा, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, अपना केस लगा करके इसको प्रूव कर देना है। बोलिए कोई दिक्कत, बहुत ईजी डेरिवेशन है, 5 नंबर एकदम फ्री में आ जाता है, आपको कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आपके पास आया केवल क्या है, प्रिज्म, करना है स्टैब्लिश द रिलेशन, इस रिलेशन को निकालना है। इसका मतलब केवल ये नहीं कि हम केवल इसी को करेंगे, पहले आप इसको डिफाइन कीजिएगा, किसको, प्रिज्म को। प्रिज्म को डिफाइन कीजिए और उसके बाद आप आइए इसका डेरिवेशन पे। डेरिवेशन को पूरा कंप्लीट करना है विथ डायग्राम। डायग्राम में फिर आपको ध्यान देना है, अगर डायग्राम आप बनाइएगा तो अगर आप पढ़े हैं तो आपको याद होगा। तो देखिए अब यहाँ पर ऐसे जाएगा, उसके बाद ये फिर ऐसे जाता है, फिर ये ऐसे जाता है। उसके पीछे का फिजिक्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये इधर से जा रहा था और ये ऐसे आ रहा था, और ये वाला जो एंगल होता है इस एंगल को हम लोग एंगल डेल बोलते हैं। यही एंगल डेल हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। तो इस चीज़ को जरूर दिखाना है। प्रिज्म में बच्चे क्या करते हैं, ये पूरा बना देते हैं, ये वाला चीज़ को छोड़ देते हैं। इसको छोड़ना नहीं, इसको बनाना है। उसके बाद फिर फाइनल आप अपना एक्सप्रेशन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। ऑप्टिक्स में स्पेशल ध्यान देना है, ऑप्टिक्स में डायग्राम क्लियर होना चाहिए। ऑप्टिक्स का डायग्राम में मार्किंग अच्छा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ड्रॉ ए नीट एंड क्लीन लेवल डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इस केस में क्या करना है आपको, सबसे पहले कोई भी डिवाइस आ रहा है, हम आपको बोल रहे हैं बार बार कि उसको क्या करना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, कि क्या होता है वो इंट्रो दीजिएगा ना जी, इंट्रो दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद इसके बारे में बताना है आपको, तो इसके बाद इसका क्या कीजिएगा आप लोग, डायग्राम, ठीक है, डायग्राम बना लीजिए क्योंकि हम जान चुके हैं क्या होता है। और उसके बाद इसको क्या कीजिएगा, इसके थ्योरी पे काम कीजिए, ठीक है। थ्योरी में आपको एक टॉपिक मिलेगा मैग्नीफिकेशन, तो मैग्नीफिकेशन को आप आराम से स्टार्टक देके इसी में लिख लीजिएगा। उसके बाद फाइनल फार्मूला आ जाएगा। फाइनल फार्मूला के बाद इसमें से देखिए कौन सा केस पूछा जाएगा, दोनों में से कुछ भी केस पूछा जाता है, ठीक है, कभी भी कुछ भी। क्या लिखा हुआ है, नीट एंड क्लीन लेवल डायग्राम कंपाउंड, हेंस माइंड मैग्नीफिकेशन फॉर सेम। मैग्नीफिकेशन हम लोग एक निकाल लेते हैं, इसका 2 केस होता है, अगर आप पढ़े होंगे तो दोनों केस का अच्छा से प्रैक्टिस करके जाइएगा। कभी हो सकता है एक केस पूछा जाता है, कभी दोनों पूछ लिया जाता है। और अगर इस तरीका से दिया जाएगा तो आपको दोनों केस को सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, जैसे क्वेश्चन आता है वैसे ही हमको यहाँ पे क्वेश्चन बोर्ड में लिखे हैं। बोले कोई दिक्कत, ध्यान दीजिएगा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे ध्यान देना है ये सब चीज़ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास डिफाइन कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स या फिर अगर इसमें साथ में इंटरफेरेंस भी पूछ लिया जाए तो आप लोग को ज़्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है, बिकॉज इंटरफेरेंस के लिए जो कंडीशन है वो क्या होना चाहिए, कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्या है मेरे पास, इंटरफेरेंस हो या कोहेरेंट सोर्स हो, उसको पहले डिफाइन कीजिए। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा जो भी होता है स्टेटमेंट। उसके बाद फाइंड पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस निकालिएगा, तो फिर वहाँ पे आप एक स्मॉल स्टार रख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ लिख लीजिएगा पाथ डिफरेंस फॉर दिस एंड दिस। उसके बाद आप डेरिवेशन स्टार्ट कीजिए, लेट अस कंसीडर जो भी है आपका। फिर फाइनल फॉर्मूला जब आएगा तो इसका चूंकि 2 केस पूछा गया है तो दोनों केस को आपको बॉक्स में बंद करना है, यानी कि एक बार x इज इक्वल्स टू n लैम्डा और एक बार x इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 इंटू 2n+1। दोनों को आप लोग बारी बारी से कर दीजिएगा और यहाँ लिखिएगा कि ये किसके लिए है, तो कंस्ट्रक्टिव के लिए है तो कंस्ट्रक्टिव के लिए, ये डिस्ट्रक्टिव के लिए है तो डिस्ट्रक्टिव के लिए, ये जरूर लिखिएगा। बोलिए क्लियर है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। टोटल 15 क्वेश्चंस थे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये बढ़िया लगा तो आपको जैसा कि बोले कमेंट बॉक्स में कीज लिखिए, तो हम आपके लिए पक्का है कि 3 मार्क्स के लिए लेके आएंगे। अगर आपको ज़रूरत नहीं लग रहा है इस चीज़ का तो कोई बात नहीं है, आप इसको देखिए, एंजॉय कीजिए और अगले एग्जाम के लिए तैयारी में लग जाइए। टाइम बहुत कम है हमारे पास, तो फिर मिलते हैं हम लोग। टाटा बाय बाय, धन्यवाद।